सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, कोरोना वायरस जिससे हर शख्स परेशान है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, क्योंकि अभी तक इस वायरस का जो इलाज है वो दरियाफ्त नहीं हो सका है। पूरी दुनिया में साइंसदान रिसर्चर्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं, मुख्तलिफ अद्वियात के क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल कामयाबी अभी तक हासिल नहीं हुई है। 96,000 से ज़ायद अफराद हैं जो कि इस वायरस से अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। पाकिस्तान में 68 हलाकतें हो चुकी हैं। सिंध में और KPK में सबसे ज़्यादा यानी कि 22 हलाकतें हुई हैं। और अगर मैं तादाद की बात करूं तो अब ये 4,500 से भी ज़्यादा हो चुकी है पूरे पाकिस्तान में तादाद। तो अब जिस तेज़ी से के साथ ये पूरी दुनिया में ये वायरस फैल रहा है, पाकिस्तान में फैल रहा है, लोग तशवीश का शिकार हैं। ज़ाहिर एक सोशल डिस्टेंसिंग और अपने घरों में रहना एक इसका वाहिद हल है। अब आपको बात ये मालूम है कि ये लॉकडाउन है, पूरे मुल्क में लॉकडाउन है। कराची में अगर सिंध की बात करूं तो इस लॉकडाउन को मज़ीद सख्त किया गया पिछले जुमे को भी और इस जुमे को भी, और सुबह 12 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक लॉकडाउन किया गया और पूरे पाकिस्तान में ही किया गया। लेकिन अब तमाम तर लोग जो हैं वो ज़हनी इंतशार का शिकार हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं 15 अप्रैल के बाद लॉकडाउन खुलना चाहिए, लेकिन हुकूमत ये कहती है, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर ये लॉकडाउन खुल गया तो इस वायरस को रोकना मुश्किल हो जाएगा। लॉकडाउन नहीं खुला तो क्या होगा, लॉकडाउन खुल गया तो क्या होगा? इन्हीं तमाम सवालात के जवाब आज ढूंढेंगे। लेकिन सबसे पहले एक खबर है, हौसला अफजा खबर है, उससे हम आगाज़ करेंगे कि अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इस पेशकश को कबूल किया है कि जो अहमदाबाद की मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट है उसने पेशकश की थी कि जो कोरोना वायरस के बचाव के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो हम कर रहे हैं अद्वियात पर, तो वो पेशकश को कबूल कर लिया गया है। और अब ज़ाहिर है ये जो अयूब मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट है इस पर क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो किए गए हैं, शुरू कर दिया गया है तमाम तर अमल। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस तमाम सूरत पर बात करने के लिए अयूब मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट के डीन हैं, CEO हैं डॉक्टर उमर फारूक साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कौन सी अद्वियात हैं जिनका कंपाउंड बनाकर उसका क्लिनिकल ट्रायल आप लोग करेंगे, और ये जो पेशकश मंजूर की गई है अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जानिब से आप लोगों की, ये कितनी हौसला अफजा खबर है? थैंक यू वेरी मच जी बोल TV के आपने मुझे अपनी ट्रांसमिशन में लिया ताकि मैं कुछ अपने ट्रायल के बारे में बता सकूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोरोना वायरस या कोविड-19 बीमारी है, अभी तक इसकी ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है और सिर्फ इससे बचाव ही मुमकिन है। तो इससे पहले कुछ ममालिक में, जिस तरह चाइना है जहाँ से सबसे पहले ये बीमारी शुरू हुई, तो वहाँ से कुछ ट्रायल किए गए कुछ अद्वियात के देखते हैं कि ये असर करती हैं कि नहीं। उसमें एक दवा है जिसका नाम है क्लोरोक्विन। तो हमने ये शुरू किया कि जब हम पाकिस्तान में ये बीमारी भी इसके मरीज आने लगे तो मैंने अपना एक प्रपोजल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ trials.gov जो एक अदारा है जो दुनिया में जितने भी ट्रायल्स होते हैं वो उनको रजिस्टर करता है ताकि वो एक प्रॉपर एथिकल तरीके से किए जा सकें और उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। सो वी अप्लाइड फॉर दैट रजिस्ट्रेशन एंड वी गॉट आवर ट्रायल रजिस्टर्ड देयर। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग दैट ट्रायल। वी विल बी यूजिंग 2 ड्रग्स। बेसिकली जो हमारे पेशेंट्स होंगे उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। एक कैटेगरी के मरीजों को हम सिर्फ क्लोरोक्विन देंगे, दूसरों को हम क्लोरोक्विन और एक एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन जिसका एविडेंस मिला है कि उसके भी अच्छे इफेक्ट होते हैं कोरोना वायरस में, और तीसरा जो ग्रुप होगा उसको हम जो रवायती तरीका इलाज है वो करेंगे। और फिर हम अपना एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सी दवाई मरीजों को जल्दी ठीक करती है और उनको क्रिटिकल सिचुएशन में जाने से बचाती है। अच्छा, कितना वक्त दरकार होगा आप लोगों को? यानी कि एक पूरा क्लिनिकल ट्रायल का एक प्रोसीजर होता है, तो उस प्रोसीजर में कितना वक्त दरकार होगा आप लोगों को? इस तरह देखें कि डिपेंड करता है कि हमने कितने पेशेंट्स पे करना है। जो हमारा प्लान है जो है कि हम पहले 25 पेशेंट्स हर कैटेगरी में लेंगे और उनमें जो रिजल्ट्स आएंगे फिर हम उनको
पब्लिश करेंगे। ठीक है। और क्योंकि दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में ये ट्रायल हो रहे हैं, और फिर उन सारे जो रिजल्ट्स हैं उसका एक मेटा एनालिसिस हो सकता है, जिसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकेंगे कि ये जो दवाई है ये इफेक्टिव है कि नहीं। अच्छा, एक चीज क्विकली, क्योंकि अभी आपने कहा कि क्लोरोक्विन जो कि मलेरिया की दवा है और एजिथ्रोमाइसिन, इसका आप लोग क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, लेकिन अभी अभी ये खबर आई है कि ज़ाहिर दूसरी मरतबा एक हफ्ते में ही दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि क्लोरोक्विन जो दवा है जो मलेरिया से बचाती है, ये अद्वियात की बरामद पर फिर पाबंदी लगा दी गई है। क्या इसका भी कोई इफेक्ट पड़ेगा आप लोगों को? देखिए, हमारे पास इस वक्त जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है कि जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने पाकिस्तान के लिए इनफ टेबलेट्स क्लोरोक्विन की अवेलेबल हैं, और जो अद्वियात साज कंपनियां वो बना रही हैं। अच्छा। कुछ उनमें से अद्वियात साज कंपनियां तो मुफ्त भी फ्राहम कर रही हैं अस्पतालों को जो ट्रायल करना चाह रहे हैं, ताकि इसकी कमी ना हो। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में इसकी कमी नहीं होगी। जहां तक ताल्लुक है कि ये बाजार में ओपनली बिकने पे पाबंदी, तो वो मेरा ख्याल है ठीक है, क्योंकि लोग जब उन्हें पता चलता है तो वो खुद से दवाई लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर जिसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर उमर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा आपने आम से और बड़ा वाज़े अंदाज से आपने क्लियर किया बहुत सारी चीज़ों को। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका क्लिनिकल ट्रायल कामयाब हो जाए और पाकिस्तान ही ज़ाहिर ये सब कुछ कर ले कि जो कोविड-19 है उसकी अब जो दवा है वो जो है वो बन जाए, तो हम उम्मीद करते हैं। अब जो पहले मैंने जिक्र किया अपने इंट्रो में कि ज़ाहिर लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन से कारोबारी तबका बहुत इफेक्ट हो रहा है, चाहे वो दिहाड़ीदार तबका हो, एक आम छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, बड़ा बिजनेसमैन हो या बड़ा ताजिर हो। कल हमने शो इस पर किया भी था, तो आज हम इस पर बात करेंगे कि अब 14 अप्रैल के बाद अगर हुकूमत नरमी करेगी तो किस तरह करेगी, वो कौन से SOP हैं जिन पर इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा और इस वायरस से बचा कैसे जाएगा, इस पर बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात बराए सिंध नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, ये बताइएगा कि 14 अप्रैल से जो नरमी आप लोग बतदरीज करने जा रहे हैं वो किस तरीके से की जाएगी, SOP क्या बनाई जा रही है, उस पर इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाएगा कि इस वायरस से बचा जा सके? देखिए, लॉकडाउन सबकी बेहतरी के लिए लगाया था, मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन अब जिस तरह हर तरफ से एक प्रेशर आ रहा है, जो कारोबारी इदारे हैं या जिनको एक्सपोर्ट करना है, दीगर और भी, उन सब का भी हमें एहसास है कि वो किस तरह अपने कारोबार चलाएंगे। सिंध गवर्नमेंट ने उन्हें कहा, इस पर उन्होंने अमल किया, लोगों को नहीं निकाला। मोस्टली एक उक्का दुक्का कहीं भी हुआ होगा इस तरह, किसी ने फारिग किए, उन पर एक्शन लिया जाएगा। सबको उन्होंने तनख्वाहें दी हैं। तो अब एक उनके साथ नेगोशिएशंस चल रही हैं, उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने टीम बनाई है, कमेटी बना दी है। हमारे जो होम सेक्रेटरी हैं, इंडस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, लेबर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं और कुछ और अफसरान की, कि वो उनके साथ नेगोशिएशंस कर और एक SOP बनाए जिस पर अमल करते हुए कुछ तरीके से कारोबार भी चले, लेकिन जो असल उसका हमने इस वायरस से बचने के लिए जो तरीक़ेकार है उसको भी अपनाया जाए। तो जो लोग उस पर अपनाएंगे, उस पर अमल करेंगे, उनको मरहलावार इजाज़त दी जाएगी कि वो अपने कारोबार जो हैं खोलें या मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं उनको हम ईज़ आउट करेंगे। लेकिन उसमें भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सबसे पहले उलमाए किराम से मुशावरत होगी, और जो अल्लाह का घर है, मसाजिद हैं, दीगर मजहबी मकामात हैं जो किसी भी फ़िरके, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों के हैं, उनके लिए भी SOP बनाई जाए ताकि उनको भी खोला जाए। लोग ये ना कहें कि कारोबार तो खोल दिए, अल्लाह का घर बंद है। तो ऐसा ये भी वजाहत कर दूं कि अल्लाह का घर बंद नहीं है, मसाजिद बंद नहीं है, लेकिन वहाँ खुली भी हुई हैं, अजानें भी हो रही हैं, बाजमात नमाज भी अदा होती है, लेकिन वो लोग वहाँ पे बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं जो वहाँ पे मुतय्यन होते हैं, जो वहाँ पे रहते हैं। तो अब उसका भी कोई SOP बनाया जाएगा ताकि मरहलेवार इन सब। चलो, ये तो आपने अच्छा किया कि ये जो SOP है सिर्फ कारोबारी हवाले से नहीं बनाई जाएगी, ज़ाहिर जो मजहबी इज्तिमात हैं, अब ज़ाहिर रमज़ान आने वाला है तो उस हवाले से बनाई जाएगी। अच्छा नासिर साहब, एक चीज़ है कि ज़ाहिर जब एकदम से लॉकडाउन खुलेगा तो एक हुजूम होगा, ज़ाहिर लोग जो कि घरों में हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोग बाहर निकलेंगे, उस हुजूम को कंट्रोल किस तरह करेगी सिंध हुकूमत? देखें, ऐसा नहीं होने देंगे, इसलिए तो मैंने कहा कि मरहला वार खोलेंगे, तरीक़ेकार अडॉप्ट किया जाएगा। और 13 तारीख को मीटिंग है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब और सब
वज़राए आला साहिबान होते हैं, तो वो भी ये तय करेंगे कि क्या करना है। देखिए, चाहते तो हम हैं कि लॉकडाउन जो है वो बढ़े और उसको प्रॉपर मज़ीद भी लगाना चाहिए, लेकिन उसके साथ दीगर चीज़ें भी हैं जिनको मद्देनज़र रखना है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोई फैसला किया जाएगा, लेकिन ये फैसला 13 तारीख को होगा। बिल्कुल को ये मीटिंग होगी। अच्छा, हमने एक चीज़ देखी है कि इस लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसी माफिया, कुछ ऐसे लोग हैं जो गैर कानूनी तामीरात कर रहे हैं। आप भी ये बात जानते हैं कि इससे बहुत नुकसान हुआ है इस गैर कानूनी तामीरात की वजह से। तो इस माफिया के खिलाफ कुछ काम कर रही है सिंध हुकूमत, कोई स्ट्रेटेजी प्लान किया आपने? देखिए, मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि मे बी कोई, मैं नहीं समझता इस तरह की भी बात हुई है, क्योंकि लॉकडाउन है, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ बंद है। अगर इस तरह का कहीं पे कोई हो रहा है तो उस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कुछ मीडिया पर रिपोर्ट्स आई थी, इसी वजह से बिल्डिंग कंट्रोल के डीजी को कहा है और उन्होंने आज अपनी ऑफिस ओपन भी की है, लोगों को बुलाया भी है ताकि वो जाके चेक करें, लेकिन मैं नहीं समझता कि कहीं पे इस तरह का कोई काम हो रहा है। बहुत आपके वक्त का नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर इत्तलात सिंध हमारे साथ थे। उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया कि जब हम 14 अप्रैल से ये बतदरीज खोलना शुरू करेंगे लॉकडाउन, तो उसमें हम SOP जो है वो सेट करेंगे और उसी तरीके से कारोबार खोला जाएगा, उसी तरीके से इज्तिमात होंगे और नमाजें और तमाम तर चीज़ों को उसी तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। आज पेशावर में वज़ीर आज़म इमरान खान है और वहाँ पर उन्होंने हैदराबाद कॉम्प्लेक्स का दौरा भी किया। डॉक्टर्स के बारे से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स जो कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, हम उनको देख रहे हैं। ज़ाहिर है वो तीसरी बार उन्होंने ये बात की है ये 2-3 रोज़ में कि अप्रैल के आखिर में बहुत प्रेशर हमारे हॉस्पिटल्स पे पड़ने वाला है। तो लोगों से बार बार वो अपील कर रहे हैं कि घरों में रहें, ये जब तक ये लॉकडाउन है। 14 अप्रैल की उन्होंने ही बात की कि जब तक ये लॉकडाउन है आप लोग घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। पेशावर में क्या सूरत हाल है, खासतौर पर जो सूबा है पूरा, उसमें क्या सूरत हाल है? केसेस की तादाद सर मैंने आपको बताई कि ज़्यादा है, KPK में अमवात की तादाद भी ज़्यादा है। तो आज वज़ीर आज़म जब वहाँ पर आए तो क्या उनकी मसरूफियात रहीं और पूरे सूबे में जो तिब्बी सहूलियात हैं उस हवाले से कितना मुतमईन कर पाई है सूबाई हुकूमत वज़ीर आज़म को? बात करेंगे। उमैर यासिर ब्योची पेशावर हमारे साथ हैं। उमैर यासिर साहब, बहुत शुक्रिया। आज क्या ब्रीफ किया गया और वज़ीर आज़म ने कितनी यकीन दहानी कराई जो सूबे को मुश्किलात हैं ज़ाहिर तिब्बी सहूलियात के हवाले से, तो क्या यकीन दहानी कराई गई है वज़ीर आज़म की जानिब से? क्या क्या परेशानियाँ हैं और वो सॉर्ट आउट किस तरीके से होंगी? जी, आज वज़ीर आज़म जो पेशावर आए हैं तो उन्हें वज़ीर आला महमूद ख़ान की मौजूदगी में चीफ़ सेक्रेटरी ने एक मुकम्मल ब्रीफिंग दी है और सूबे में जो तिब्बी सहूलियात हैं, ख़ुसूसन कोरोना वायरस के हवाले से जो तैयारी इस वक्त सूबे की जानिब से की गई है वो उसके बारे में उन्हें आगाह किया गया है। और वज़ीर आज़म को ये बताया गया है कि जो करंटीना सेंटर्स तो पहले सूबे में 275 है उनकी तादाद, जिसमें 18,000 अफराद के रखने की गुंजाइश है। ये बात वज़ीर आज़म को बताई गई है। और इसके अलावा सूबे में जो हस्पताल हैं, जो पेशावर के अलावा जो दूसरे शहरों में अस्पताल है, वहाँ पे वेंटिलेटर्स की तादाद के बारे में आगाह किया गया है कि तकरीबन 600 तादाद है जो सूबे भर में वेंटिलेटर्स की इस वक्त मौजूद है। इसके साथ साथ जो इमरजेंसी की सूरत में मज़ीद जो मंगवाए जा रहे हैं या उनका इंतज़ाम किया जा रहा है वो वज़ीर आज़म को उसके बारे में भी आगाह किया गया है। जो कुछ रेगुलर डॉक्टरों की भर्ती की गई है और कुछ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टरों की भर्ती की गई है जिनकी तादाद तकरीबन 1900 बनती है, तो या तकरीबन 2000 बनती है, वो भी वज़ीर आज़म को आगाह इस बारे में बताया गया है। जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की शिकायत थी कि यहाँ पे डॉक्टर्स को PPEs नहीं मिल रही, दीगर जो तिब्बी आलात हैं वो उन्हें नहीं मिल रहे, उनके बारे में डॉक्टरों से इमरान खान वज़ीर आज़म मुखातिब हुए हैं और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जो मौजूदा सहूलियात हैं वो डॉक्टर्स चूँकि फ्रंट लाइन फोर्स हैं, पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेज, तो उनको इस बारे में कोई शिकायत नहीं होने दी जाएगी। उनकी तमाम तर मुतालबात को, उनकी तमाम तर ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाएगा। तो उमैर, ये जो एक शिकायत थी, ज़ाहिर यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज भी किया था, अब उस शिकायत को दूर किस तरह किया जाएगा? वो जो कहा जा रहा था कि किट्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए, PP सूट की फराहमी यकीनी बनाई जाए, उस हवाले से वज़ीर आज़म ने क्या हिदायत जारी की हैं?
जी, वज़ीर-ए-आज़म की बिल्कुल महमूद ख़ान वज़ीर आला को और यहाँ के महकमा सेहत को मुकम्मल और ये वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि जो कमी बेशी इन डॉक्टर्स की को तिब्बी आलात की फ़रहमी में है वो फ़ौरी तौर पे पूरी की जाए। चूँकि पूरे मुल्क में इस वक्त एक हंगामी सी सूरत हाल है सेहत के शोबे में, वज़ीर-ए-आज़म ने उनको ये बताया है, और हमारा मुल्क पहले से ही चूँकि सेहत के शोबे में इंतहाई कमज़ोर है, वहाँ पे सहूलियात का आम हालात में भी फुकदान होता है, तो कम से कम डॉक्टर्स को और दीगर लोगों को भी इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। ये भी वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें कहा और ये भी उनकी हर मुमकिन तसल्ली करवाई। और दूसरी बात यह है कि जो डॉक्टर्स की शिकायत थी वो ये थी कि सूबे के जो बड़े हस्पताल हैं, ज़ाहिर है वो तो पेशावर में हैं ही, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं जैसे डेरा इस्माइल ख़ान है, जैसे सवात है, सवाबी है, वहाँ के जो या कोहिस्तान है, चतराल के जो अस्पताल हैं पहाड़ी इलाकों के, वहाँ पर डॉक्टरों को ऐसी सहूलियात मैसर नहीं हैं जिनकी वजह से डॉक्टर्स को भी कोरोना वायरस में मुब्तला होने की यहाँ पे शिकायत आई हैं। वहाँ पे बल्कि डॉक्टर्स मुब्तला हुए हैं, दीगर स्टाफ भी कोरोना वायरस का शिकार हुआ है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी हर मुमकिन तसल्ली उनकी करवाई है कि वो उनको ये आलात फराहम करने की मुकम्मल। अच्छा उमर, टेस्टिंग की क्या सिचुएशन है, कितनी टेस्टिंग की जा रही है, टेस्टिंग किट्स कितनी हैं, एक दिन में कितने लोगों का टेस्ट किया जाता है, उस हवाले से ज़रा मैं बताइए। देखिए, अभी तक इस बारे में तो कोई हतमी ये चीज़ यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है कि रोज़ाना की बुनियाद पे एक मखसूस तादाद हो। अच्छा। कुछ मुश्तबे केसेस इस वक्त हैं, तकरीबन एक मुश्तबे केसेस हैं यहाँ पे जिनकी तादाद इस वक्त 855 है या तकरीबन 900 उनकी तादाद है, जो कि मुश्तबे केसेस हैं जिनके टेस्ट गए हुए हैं, जिनके रिज़ल्ट का इंतज़ार बाकी है, जबकि 620 अफराद में अब तक यहाँ पे कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। यहाँ पेशावर में अभी तक जो अगर पेशावर शहर की बात की जाए तो चूँकि दूसरे सूबे के दूसरे शहरों के मुकाबले में पेशावर के कोरोना वायरस के जो मरीजों की तादाद है वो दूसरे शहरों से ज़्यादा है। इस वक्त तकरीबन 115 तक पेशावर की तादाद पहुँच चुकी है। तो पेशावर में ये जो टेस्ट की सहूलत है वो सिर्फ एक लेबॉर्ट्री में मौजूद है जो सरकारी सतह पे खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में है। इसके साथ साथ एक प्राइवेट हस्पताल भी कोरोना वायरस के जो टेस्ट वो कर रहा है, लेकिन जो सूबे के जो दूसरे अस्पताल हैं वहाँ से सैम्पलिंग करके या तो वो पेशावर भेजे जाते हैं या उन्हें इस्लामाबाद भेजा जाता है, जो जिसमें 2 से 3 रोज लग जाते हैं उनके नताइज आने में। बिल्कुल एक मुश्किल अमल है, जाहिर है ये जो मुश्किल अमल है इसमें सूरत हाल की बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सूरत हाल है, अब ये मुश्किल सूरत हाल है, सही फिगर्स आना एक मसला है। जाहिर है ये टेस्टिंग होना, लोगों की सही तादाद पता चलना कि कितने लोग हैं जो कि इस वायरस का शिकार हो रहे हैं, ताकि हुकूमत अंदाज़ा लगा सके कि फिर उसके बाद तिब्बी सहूलियात कितनी हैं ताकि उस हिसाब से काम किया जा सके। एक जो परेशानी और हो रही है वो ये है कि ज़ाहिर है जो लोग हैं डेली वेजेस के उन तक इमदाद पहुँचाना, जिसका काम शुरू किया कल वज़ीर-ए-आज़म ने बाकायदा तौर पर, और 12,000 जो फ़ीकस एक ख़ानदान को देने का अमल शुरू किया गया। अब ये जो इमदाद है ये लोगों को पहुँच भी रही है, लोग खुश भी हैं काफ़ी, और अब ज़ाहिर है मुख्तलिफ सूबों में ये इमदाद पहुँचाने का अमल जारी है और 17 पॉइंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। और अब इसी प्रोग्राम के तहत जो रकूम की तकसीम का सिलसिला है वो पेशावर में भी शुरू हो चुका है। तो पेशावर की बात कर रहे हैं तो ज़रा हमारे नुमाइंदे आसिफ शकूर, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर एहसास प्रोग्राम के तहत जो रकूम की तकसीम है वो कितनी अच्छे तरीके से हो रही है, लोग कितने सेटिस्फाई हैं। आसिफ से जानते हैं। आसिफ बताइएगा किस तरीके से ये रकूम की तकसीम हो रही है, लोग कितने सेटिस्फाई हैं, क्या उनको रकूम मिल रही हैं? वज़ीर-ए-आज़म का एहसास कफ़ालत जो प्रोग्राम है उसके तहत मुस्तहिकीन में जो रकूम की तकसीम का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त हम गवर्नमेंट हसनैन शहीद स्कूल में मौजूद है जहाँ पे ये सेंटर कायम किया गया है। आप मेरे अक़ब में देख सकते जो सीटिंग अरेंजमेंट है, ख़वातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है और 1 बाय 1 जो है इन ख़वातीन को रकूम देने का सिलसिला जो है वो जारी है। फ़ी ख़ानदान जो है 12,000 रुपए की रकम जो है वो दी जा रही है और जो ख़वातीन है वो अपनी बारी का भी इंतज़ार कर रही हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी जो है इधर ख्याल रखा गया। आप देख रहे हैं कि ये 12,000 रुपए जो है जो एहसास कफ़ालत के तहत इन ख़वातीन को दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो था
जो है ये गरीब और जो मुस्तकीन लोग हैं, जिनकी जो माली इमदाद है उसका ऐलान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से किया गया था। हमारे साथ यहाँ पर कुछ यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेज कर रहे हैं, एक साहब भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या तरीक़ाकार है ये? काफ़ी हम देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी आप लोगों ने रखी हुई है, सिक्योरिटी के भी अच्छे ख़ासे इंतज़ामात हैं। सुबह से अब तक कितने लोग आ चुके हैं और ये जो रकूम का सिलसिला है ये कब तक जारी रहेगा? कितने बजे तक ये सेंटर जो है आज खुला हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ तो पहले जो है मोहल्ला जंगीपुरा जी ये गुलबाची जी से है और मेरा नाम मुदस्सर नज़र है। और मुझे यहाँ पे सुबह कॉल आई है कि आप यहाँ पे जाएँ और ड्यूटी दें। तो मैं जब सुबह से आया हूँ तो यहाँ पे कम से कम 100 से अबव यानी कि लोगों को मुस्तहिक है, उनको ये पेमेंट अदा कर चुके हैं लोग। और ये कफ़ालत एहसास प्रोग्राम है ये जो कि इमरान ख़ान ने जो किया था। पहले ऐसा होता था कि ये लोग अपने एहसास प्रोग्राम है वो इमरान ख़ान की तरह, क्योंकि मुस्तहिक लोगों को ये ज़ाहिर मुस्तहिक लोगों तक ये इमदाद पहुंच रही है और ये बड़ी अच्छी हौसला अफजा बात है। आसिफ शफूर बहुत शुक्रिया, हमें बता रहे थे। और ये पूरे मुल्क में इसका आगाज़ हो चुका है और लोगों तक इमदाद भी पहुंच रही है, लोग सेटिस्फाई भी हैं कि अच्छा है चलें, लोगों की कुछ ना कुछ मदद होना इस मुश्किल वक्त पर ज़रूरी हो। मैं आसिफ साहब आपका ही बहुत शुक्रिया, आपने पूरी हमें आज की जो वज़ीर आज़म की मसरूफियात थी और जो सूबे की मुश्किलात थी उस हवाले से मैं आगाह किया। ब्रेक हम एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़ाहिर रमज़ान करीब है, इस हवाले से दीन क्या कहता है, दीन में कितनी आसानियां हैं, इस पर हम थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात करेंगे सिंध में लॉकडाउन को 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। आज जुम्मे को लॉकडाउन को सख्त कर दिया जाता है और ये लॉकडाउन आज आधे घंटा और बढ़ाया गया, यानी कि 12 बजे से लेकर 3:30 बजे तक लॉकडाउन रहा। अब ज़ाहिर हमने देखा कई जगह ऐसे वाक़यात हुए कि लोग इस चीज़ को सुन नहीं रहे कि जो हुकूमत हिदायत दे रही है कि इज्तिमा ना करें, इससे ये वायरस फैलेगा। आज भी हमने एक ऐसी ही सूरत हाल देखी है और जहाँ पर धक्कम पेल भी हुई और लोगों ने एक SHO जो है उनको धक्के भी दिए और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। तो लोगों को समझाना किस तरीके से समझाया जाए, आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, हमारा दीन क्या कहता है, शरीयत में क्या हुक्म है, जब वबा फूट पड़ती है तो क्या दीन आसानियाँ पैदा कर देता है, किस तरीके से हम आगे रमज़ान में भी इज्तिमात को महदूद कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल क़िबला याद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जामे बनोरिया के मुफ्ती नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले क़िबला याद साहब मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगी। ज़ाहिर रियासत का हुक्म है, रियासत ये कह रही है कि इस वबा की सूरत हाल में इज्तिमात नहीं की जा सकते। आज भी हमने ये सूरत हाल देखी कि धक्कम पेल हुई, लोगों ने SHO को तशद्दुद का निशाना बनाया, पिछले हफ्ते भी यही सूरत हाल हुई थी। आप क्या कहेंगे जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो हमारा दीन क्या हुक्म देता है, शरीयत क्या हुक्म देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी, आपने राब्ता किया बहुत अहम मसले पर। देखें, ये तो कोरोना वबा जो है इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब लोगों का मजमा हो, एक दूसरे के साथ बगैर एहतियाती तदबीर के मिलें और फासले बरकरार ना रखें, तो इसके फैलाव का और इसके फूट पड़ने का खतरा होता है। तो इस वजह से सरकार ने अहकामात दिए और उलमा ने उनकी तायीद की, यानी जय्यद उलमा पूरे मुल्क के जो सबसे बड़े उलमा हैं और वो हमारे लिए साहिबान हुज्जत और सनद हैं, उन्होंने इसकी तायीद की है। तो अब जरूरत है इस बात की कि दीगर उलमा और आवाम इस पर अमल करें और इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमा के इस फतवे और हुकूमत के इक़दामात की तायीद करें और उस पर अमल करें। बिल्कुल सही, ज़ाहिर है कि शरीयत भी हुक्म देती है। मुफ्ती नईम साहब, वो लोग जो कि इस सूरत हाल को मौजूए बहस बना रहे हैं, बात नहीं सुन रहे, ना रियासत की बात सुन रहे हैं, ना उलमाए दीन की बात सुन रहे हैं, आप उनके लिए क्या रहनुमाई करेंगे मुफ्ती साहब कि जब इस तरह की वबा फूट पड़ती है तो दीन का क्या हुक्म है, क्या मजहबी रसूमात को, मजहबी इज्तिमात को महदूद किया जा सकता है ऐसी सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जहाँ पर वबा हो तो उस वबा की बस्ती में तुम न जाओ और वो बस्ती वाले जो हैं वो उन लोगों के ना है जिनके यहाँ वबा नहीं है। ये तो साफ हदीस मौजूद है।
तो हमारे लोगों को चाहिए कि जब हुकूमत महदूद कर रही है इज्तिमा को, तो उनको चाहिए कि रियासत की बात मानते हुए और अपने आप को महदूद करें। और जाहिर बात है कि जिन ममालिक ने अपने आप को महदूद किया तो वहाँ पर नताइज अच्छे आ रहे हैं, वहाँ पर वबा खत्म हो रही है, जा रहे हैं बहुत सारे। चाइना की मिसाल आपके सामने मौजूद है। अब हमारे यहाँ चूंकि लोग एहतियात नहीं कर रहे, तो उसके लिए चाहिए लोगों को कि उलमा की बात सुने, रियासत की बात सुने। और पुलिस को भी आज जुम्मे के दिन में काफी पुलिस वालों को मारा है जी, यहाँ तक कि SHO की पिटाई की है, खातून SHO और मसाजिद जी। और फिर उसके अलावा मसाजिद के अंदर जुम्मे में चंद मसाजिद के अंदर तो ठीक है कि महदूद तरीके से हुई, लेकिन अक्सर मसाजिद की बारे में जो बात आ रही है कि वो मजमा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हुआ, मसाजिद भरी हुई है। तो इसके लिए मुतबादिल रास्ता भी सोचना चाहिए कि आवाम अगर समझती नहीं है तो जैसे इंडोनेशिया के अंदर हुआ एहतियाती तदाबीर के साथ मसाजिद में जाने का, कि उन्होंने वो लगाए हुए हैं सैनिटाइजर के वो दरवाजे बनाए हुए हैं, वहां से हर आदमी गुजरता है और फिर उनको खड़ा करने की भी एक तरतीब है कि फासला जो एहतियाती तदाबीर का है उसको रखा जाए। तो मैं समझता हूँ तो फिर लोगों के अंदर जो मस्जिद में जाने के जो जोश और खरोश है उस पर कुछ कंट्रोल होगा। ये अभी तो ठीक है, आगे रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, अब जाहिर है कि रमजान के अंदर लोग जो है उनमें जज्बात भी होते हैं, सब चीजें होती हैं। बिल्कुल। तो उन ममालिक में जहाँ पर ये सैनिटाइजर और या वो कामयाब है, जैसे मैंने इंडोनेशिया में मालूम किया, उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया हुआ है। मसाजिद की इंतजामिया जो है हर नमाजी को मोहतात तरीके से खड़ा करती है और मुख्तसर नमाज पढ़ के उनको फारिग कर देते हैं। तो इस बारे में भी अगर हुकूमत को चाहिए कि सोचें, क्योंकि अवामुन नास को आप कितना रोकेंगे। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही है मुफ्ती साहब। मैं जरा आप ही की बात को आगे बढ़ाऊं, क़िबला याद साहब से पूछ लेती हूँ। यही सवाल है आप इस वक्त हर शख्स के जहन में है क़िबला याद साहब कि रमज़ान आ रहे हैं, तरावियों का एहतमाम कैसे होगा, मसाजिद को हम कैसे आबाद करेंगे। जो इंडोनेशिया की मिसाल दी अभी मुफ्ती साहब ने, क्या इस पर गौर किया जा सकता है? कुछ नासिर साहब ने आज मेरे ही प्रोग्राम में बात की कि SOP बनाई जा रही हैं मसाजिद के हवाले से भी, तो क्या इस पर गौर किया जा सकता है? सूरत बन जाए तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, जिस तरह कुछ दीगर ममालिक में हुआ है। लेकिन हमारा मुल्क जो है वो जाहिर है कि हुकूमत तो शायद ये अफोर्ड न करे कि हर मस्जिद को वो वॉक थ्रू गेट दे दे। लेकिन अगर मुकामी तौर पे साहिब खैर मुक्तदी हजरात ये कोशिश कर लें और हर मस्जिद पे जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की मशीनें हैं वो लगा लें, तो फिर तो कोई ना कोई सूरत बन सकती है। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि कुछ SOPs बना लें, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ज़ाहिर SOP बना लें और ये ज़ाहिर जो लोग हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं, अगर वो कर लें तो आसानी हो जाएगी। ज़ाहिर आगे रमज़ान है तो फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका क़िबला याद साहब। वेलकम बैक टू द शो। और जिस तरह ब्रेक से पहले क़िबला याद साहब मुफ्ती नईम साहब से गुफ्तगू हम कर रहे थे और उन्होंने भी यही कहा कि ज़ाहिर दीन और शरीयत में ये हुक्म है कि जब इस तरह की वबा फूट पड़े तो रियासत जो हुक्म दे वो रियासत का हुक्म मानना ज़रूरी हो जाता है। और उलमा कराम के फतवों की रोशनी में तमाम तर इक़दाम जो हैं वो लिए जा रहे हैं। आज सिंध हाई कोर्ट ने भी इसकी तायीद की है और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि जब इस तरह की कोई सूरत हाल हो, जो रियासत हुक्म दे और उलमा कराम जो फतवे दें, उसकी रोशनी में जो इक़दाम उठाए जाएँ वो दुरुस्त होते हैं। ये एक दुरुस्त इक़दाम है। ये सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं। ज़रा अदालतें भी इस हवाले से अपनी जो एक तशरीह है या कहना चाहिए हुक्म है वो दे रही हैं। मियाँ दाऊद हमारे साथ हैं, ब्यूरो हेड हैं, उनसे बात करेंगे। मियाँ दाऊद साहब, ज़ाहिर अब अदालतें भी इस हवाले से ज़ाहिर प्रोसीडिंग भी कर रही हैं और तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जा रहा है और ये डिस्कशन हो रहा है। आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर अदालती जब कार्रवाई सामने आ जाती है, अदालती हुक्म सामने आ जाता है, तो फिर कितना ज़रूरी हो जाता है कि उस चीज़ को उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जाए? बिल्कुल सुमैया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पूरी रियासत के तमाम मसद के तमाम अदारे वो मिलकर इस वबा के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। इसलिए इस चीज़ से के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अवाम को चाहिए कि वो इस तरह की नेगेटिविटी में या किसी चीज़ के रियासत की किसी रिट को या रियासत के किसी ऑर्डर को
वायलेट करने की बजाय उसके साथ रियासत की जो डायरेक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करें। उलमा खुलकर इस वबा के मामले में जो है वो अपने फतवे जारी कर रहे हैं। मसाजिद के ज़रिए लोगों को अपील की जा रही है कि वो इस पैंडेमिक से बचने के लिए अपने घरों तक महदूद रहें, और इवन नमाज़ों की भी पाबंदी जो है वो भी उसको भी रिलैक्स किया गया है। लोग अपने घरों में नमाज़ें पढ़ रहे हैं। अदालतों का भी यही रवैया है, अदालतों की तरफ से भी यही सिचुएशन जो है वो उसको रियासत की जो डायरेक्शंस हैं, उलमा की जो डायरेक्शंस है उसके साथ ही चला जा रहा है। इसके अलावा अब पाकिस्तान के पास पाकिस्तान का जिस तरह का मुआशरा है, जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह की उनकी ट्रेनिंग है, बिहेवियर है, उसके बगैर इस वबा के साथ कोई लड़ नहीं सकता। रियासत के पास जो अपने वसाइल हैं, जो मैक्सिमम उसके पास कोशिश थी वो कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो अवाम की बनती है। आप पूरी दुनिया की मिसाल उठा के देख ले, जो कोरोना से अफेक्टेड हुए हैं वहां पर भी रियासत अपने तौर पे कुछ नहीं कर पाई। रियासत जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स थी वो भी एक धड़ाम से नीचे गिर पड़ी हैं। हमारा मुल्क तो फिर तरक्की जो पसमानदा तरीन मुमालिक हैं उनमें शामिल होता है। इसलिए अवाम को खुद जो है वो बाहर निकलना पड़ेगा। ये सारी आइसोलेशन, सारी पाबंदियां वो खुद अपने ऊपर लागू करनी पड़ेंगी, फिर जाकर हम इस वबा से कुछ हद तक जो है वो लड़ सकेंगे। अगर आज हमने इस वबा को लेकर अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज नहीं किया, अपनी मजहबी, अपनी मसल की, अपनी समाजी और अपनी मुआशरती जो रवैये हैं वो तब्दील नहीं किए, तो मुस्तकबिल में ये चीज़ हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी इस मुल्क के लिए कि वो इसके नुकसानात जो है वो उठा सके। नुकसानात ज़्यादा हैं, हमें इस चीज़ को समझना होगा और इसकी सीरियसनेस को भी हमें समझना होगा। अच्छा मियां दाऊद साहब, एक और चीज़ हुई, कल गुलाम सरवर खान साहब ने भी इसकी तस्दीक की कि कई पाकिस्तानी हैं, बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की जो कि वापस आना चाहते हैं, ख़ासतौर पे जो मिडल ईस्ट है, गल्फ सिटीज़ हैं, वहाँ पर वो बेरोज़गार हुए हैं और वो बार बार हुकूमत से जो है वो रब्ता कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर बेरोज़गारी का सामना है तो हमें पाकिस्तान आने दिया जाए। और ये सूरत हाल और भी जो मुल्कों में है पाकिस्तानी जो वहाँ पर थे वो ये बात कर रहे हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में कुछ इसी तरह की प्रोसीडिंग हुई है ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से, सर आप वो भी बताइएगा कि उसमें क्या कहा है लाहौर हाई कोर्ट ने, अपने रिमार्क्स में क्या कहा है, और अब ये पाकिस्तानी जो इतनी बड़ी तादाद जो कि आना चाहती है इस ऐसी सूरत हाल में जब कोरोना वायरस है और वो यहाँ पर बेरोज़गारी वैसे ही बढ़ रही है, अब ये बेरोज़गार लोग और यहाँ आएंगे तो फिर क्या सिचुएशन होगी, ज़रा ये भी बताइएगा। और आज लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं उसके बारे से बताइएगा। लाहौर हाई कोर्ट की तो जजमेंट वो दूसरे पॉइंट के ऊपर आई है, उसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बाहर के मुल्क में जो पाकिस्तानी बेरोज़गार हुए हैं उनको वापस लाना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर वो वहाँ पर बेरोज़गार हो गए हैं तो कोरोना की वजह से उनको बाहर के मुल्कों के बाहर की जो रियासतें हैं उनके रहमो करम पर नहीं छोड़ देना चाहिए। उनकी आप स्क्रीनिंग करें, उनको पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त करें, उनकी आप स्क्रीनिंग करें, उनके टेस्ट करें। अगर वो पॉजिटिव हैं तो आप उनको गाइडलाइंस दे के, एहतियाती तदाबीर देकर जो है वो आप उनको उनके घरों को रवाना कर दें। कोरोना अगर किसी का टेस्ट मुस्बत आ गया है तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाहर से भी कोई पाकिस्तानी कोरोना का टेस्ट लेकर आ गया है तो आप उसको परेशान होकर उसको अछूत समझ के आपने उसको छोड़ ना दें, उसकी टेस्टिंग करें, उसकी इम्यूनिटी जो है उसको बढ़ाएं, उसकी खुराक जो है वो बेहतर करें। इसलिए आप इस तरीके से बाहर के जो हमारे पाकिस्तानी फंसे हुए हैं आप उनको जो है वो टैकल कर सकते हैं। जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई है वो आई है ओवरसीज पाकिस्तानी की डेफिनेशन के ऊपर, और पंजाब के अंदर जो पंजाब ओवरसीज कमीशन एक्ट है उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर आई है। ये मिस्टर जस्टिस जवाद हसन साहब हैं जिन्होंने ये बहुत ही तवील अरसे से ये पेंडिंग मामला चला आ रहा था। हमारे मुल्क में मसला ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ का और कानून का गलत इस्तेमाल जो है वो बहुत किया जाता था। पंजाब में भी ओवरसीज के नाम के ऊपर जो है वो लोगों की जो गैर जरूरी मुकदमेबाजी है वो शुरू हो गई थी, तो उसके लिए ही डेफिनेशन दी गई है। बिल्कुल सही। वक्ती का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। और प्रोग्राम के आखिर में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि एहतियात कीजिए, क्योंकि एहतियात जो है वो बहुत बेहतर है, क्योंकि कोविड-19 का अभी तक इलाज नहीं आया है। जब तक कि ये दवा नहीं तैयार हो जाती, वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती, इससे बचने का वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ एहतियात है। तो महदूद रहेंगे तो महफूज रहेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना ख्याल रखिए, आपसे पीर को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।